अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज पाकिस्तान जिस मकाम पर है उसे इस बुरे हाल तक पहुँचाने में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और फिर सियासतदानों का किरदार है, तो वहीं अदलिया का किरदार भी बहुत ही ज़्यादा मनफी है। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता चंद सालों पर नज़र डालें तो 4 चीफ जस्टिस ने इस सब में सबसे अहम किरदार अदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर आईनी और कानूनी फैसलों के बजाय रिमार्क्स, छापे और दौरों तक महदूद रहा। हज़ारों केसेस का बैकलॉग ख़त्म करने के बजाय डैम बनाने का शौक़ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ फंड रेजिंग करने के शौक़ और सियासी मामलात में मुदाखलत करके इलेक्शन और सियासी मैनेजमेंट करना उनका एजेंडा रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दौर आईनी और अदालती बहरानों से निपटने के बजाय कराची के मसाइल के सतही हल और नस्ला टावर को गिराने तक महदूद रहा। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर जो निस्बतन बेंचेस बनाने के मामले में बेहतर था, लेकिन आसिफ सईद खोसा बतौर जज अपने पूरे दौर में इस तनाज़े की जद में रहे कि उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गॉड फादर कहा और फिर बगैर ट्रायल के उन्हें नाअहल कर दिया और फिर बाद में उन पर उसी साबिक वज़ीर आज़म से उसके जेल में होते हुए उससे अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मदद मांगने का इल्ज़ाम भी लगा। और अब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है और वो अपना ओहदा छोड़कर सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन वो जो मीरास छोड़कर जा रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े तरीन किरदार से मुताल्लिक तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जिस हालत में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जा रहे हैं वो जमहूरी हुकूमतों के दौरान तारीख की सबसे कमज़ोर और मुतनाज़े सुप्रीम कोर्ट है। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस की सास की जब ऑडियो लीक हुई तो वो चीफ जस्टिस खुद ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ केस की समाअत करते रहे। मफादात के टकराव के बावजूद चीफ जस्टिस ने कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और खुद अपने ऊपर एतराज़ का तहरीरी फैसला भी खुद ही जारी किया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस ने खुद एक बेंच बनाकर सूमोटो के इख्तियारात अपने आप तक महदूद कर दिए और जब उन इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून बना तो इस मामले में खुद एक बेंच तश्कील दे दिया और अपनी ही सरबराही में उस कानून को मुअत्तल कर दिया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके जजेस अपने चीफ जस्टिस से मुतालबा करते रहे कि अहम नौइयत के केसेस में फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फुल कोर्ट बनाने के बजाय साथ ही जजेस को ही अहम केसेस से अलग कर दिया गया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जो अपने अंदर ही तकसीम है, जिस पर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एतराज़ात उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कई महीनों से स्टे ऑर्डर के जरिए चलाया जा रहा है। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस पर अपने ही जजेस ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, वन मैन शो के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने का इल्ज़ाम लगाया, एक पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया, आइन को दोबारा तहरीर करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। और इस सियासी मुदाखलत की वजह से सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, जिस पर अवाम का एतमाद बुरी तरह मजरूह हो चुका है, जिस पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आइन की धज्जियाँ उड़ाने का इल्ज़ाम लग चुका है। और इन तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल पर आयद होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल न सिर्फ चीफ जस्टिस बनने से पहले ऐसे अहम ख्याल और मुतनाज़े बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने सियासी और रियासती मामलात से मुताल्लिक मुतनाज़े फैसले जारी किए, बल्कि चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जस्टिस उमरता बंदियाल ने हम ख्याल बेंचेस तश्कील देने की रिवायत को जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाया और चीफ जस्टिस होते हुए भी वो खुद उन हम ख्याल बेंचेस का हिस्सा रहे और सियासी और हुकूमती मामला से मुताल्लिक मुतनाज़े फैसले जारी करते रहे। जारहाना अंदाज में सूमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करके मनपसंद बेंचेस तश्कील देकर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कुछ मखसूस सियासी लीडरान को रिलीफ फराहम किया और कुछ के खिलाफ मनफी फैसले दिए, कुछ पेचीदा केसेस का फैसला दिनों में दे दिया और कुछ सादा केसेस को महीनों तक दबाकर बैठ गए। कुछ मखसूस सियासी जमातों का एजेंडा आगे बढ़ाया और कुछ मखसूस सियासी जमातों के खिलाफ खड़े हो गए, मगर ये मामला सियासी लीडरान और सियासी जमातों तक महदूद नहीं है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में अपने मनपसंद जजेस का दिफा किया, मगर जिन जजेस ने उनकी राय से इख्तलाफ किया उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई और एहतसाब की बात की और किसी को साइड लाइन कर दिया। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने खड़े हो गए। जिस उमरता बंदियाल के दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिए गए। ना सिर्फ उन्हें आम बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया गया बल्कि उनके बाद के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ भी यही रवैया अपनाया गया और गुज़िश्ता कई दिनों से वो सिर्फ चैम्बर के कामों में मसरूफ़ हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक स्टे ऑर्डर पर चल रही है। और दिलचस्प बात यह भी है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सबसे पहले तनाज़े में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल थे और उनके दौर के आखिरी तनाज़े में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल थे।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बाकायदा पहला तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब उनकी सरबराही में एक बेंच ने इस्टेब्लिशमेंट और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमा पर भेजे गए सदारती रेफरेंस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात की बात की और सदारती रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात का मामला FBI को भेज दिया। और फिर उनका आखिरी तनाज़ा मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बेंच की तश्कील देने से मुताल्लिक था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने बेंच की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया। ये वो तनाज़ा था जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए और इस तनाज़े ने चीफ जस्टिस के बेपनाह इख्तियारात को महदूद करने की बहस छेड़ दी। और इस पूरे मामले में एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हम ख्याल जजेस खड़े थे और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर गैर मुतनाज़े जजेस ने चीफ जस्टिस के इक़दामात के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन ले ली थी। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुनियादी तौर पर इस तनाज़े ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जन्म नहीं लिया था, बल्कि ये मामला आज से 3 साल पहले ही शुरू हो गया था। अगस्त 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास एक शिकायत लेकर गए कि कैसे उन्हें हुकूमती इदारे हुकूमती ईमा पर हिरासा कर रहे हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, इसलिए इस मामले पर नोटिस लिया जाए। फिर 20 अगस्त 2020 को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA, पेमरा और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए और सहाफ़ियों की दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत रजिस्टर करने के लिए हिदायत जारी कर दी। और ये हिदायत भी जारी की कि अगली समाअत में यानी 26 अगस्त 2021 को यही बेंच ये केस सुनेगा। मगर उस दिन एक और दिलचस्प पेशरफ भी हुई थी। 20 अगस्त 2021 को ही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क थे और जस्टिस उमर अता बंदियाल को हल्फ देने वाले कोई और नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। और ये वो वक्त था जब जनरल फैज़ हमीद पर अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगता था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर थे और हैरानकुन तौर पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते ही अगले दिन यानी 21 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फाइज ईसा का 20 अगस्त 2021 को लिया गया खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले पर अपनी ही सरबराही में एक लार्जर बेंच बना दिया। और उस लार्जर बेंच में खुद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल हो गए और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर दीगर जजेस थे। और इस बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से लिए गए सू मोटो को गलत करार दे दिया और ये तमाम इख्तियारात खुद चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा किसी और को नहीं बल्कि खुद कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को होने वाला था, क्योंकि वो आगे चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले पर बरहम हो गए। उन्होंने इस बेंच को मॉनिटरिंग बेंच करार दे दिया और 15 सफ़हात का नोट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो इख्तियारात से मुताल्लिक समाअत करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के अज़कुर नोटिस को गलत करार दे दिया और साथ ही ये भी करार दे दिया कि आर्टिकल 184(3) के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस अज़कुर नोटिस ले सकते हैं, कोई जज खुद से इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अलबत्ता वो चीफ जस्टिस से इसकी सिफारिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होगा। मगर ये इख्तियार चीफ जस्टिस तक महदूद करने के बाद इस बेंच ने यह भी तस्लीम किया कि कानून और मुरवजा प्रैक्टिस की वजह से जो सूमोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वो अदम तवाज़ुन पैदा करता है और उसको हल होना चाहिए। अब अहम बात यह है कि इस साल 29 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने यह फैसला जारी किया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस की समाअत को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए कि जब तक उठाए गए मामलात पर पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बना लेती। और फिर अप्रैल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून ले आई और इस कानून में चीफ जस्टिस के सूमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को चीफ जस्टिस के साथ साथ 2 सीनियर तरीन जजेस के दरमियान तकसीम कर दिया गया। एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई कि आइंदा के लिए चीफ जस्टिस नहीं बल्कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के बाकी 2 सीनियर जजेस की कमेटी ये फैसला करेगी। मगर सदर की मंजूरी से पहले ही यानी कानून बनने से पहले ही चीफ जस्टिस ने अपनी ही सरबराही में एक 8 रुकनी बेंच बना दिया और इस एक्ट को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। यानी ये केस अब तक ज़ेरे इल्तवा है मगर कानून मुअत्तल है। और इस मामले के कुछ अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इमरान खान समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करने के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया था, जिसमें हैरानकुन तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी शामिल किया गया था, जिनको पहले अहम और ख़ास तौर पर सियासी नोयत के बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा था। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि इस हवाले से हमसे मुशावरत नहीं की गई और सबसे पहले सूमोटो
और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का फैसला होना चाहिए, जिसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर दिया गया है और स्टे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट चल रही है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले पर एक नया 7 रुकनी बेंच बना दिया, जिसमें सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया। मगर उस बेंच में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। लेकिन हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर यह कहकर एतराज़ कर दिया कि वो एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं। इस एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से रज़ाकाराना तौर पर अलग हो गए और उन्होंने अपने नोट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर एतराज़ात उठाते हुए लिखा कि मैं इस बेंच में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठा। इंतहाई एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माजी करीब में बेंचेस की तश्कील के लिए मुतवातर एक मखसूस पैटर्न रहा है और फुल कोर्ट बनाने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया है, बल्कि चंद मौजूद जजेस के स्पेशल बेंचेस बनाए गए हैं और ये मफाद आमा के उन अहम तरीन केसेस में किया गया। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मेरी राय में जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कोई फैसला नहीं दे देती है, आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाले मामला सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि मैंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि वो मुल्क से बाहर गए हुए जजेस के अलावा बाकी तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दें, मगर चीफ जस्टिस ने अपनी दानिश में फुल कोर्ट से मुताल्लिक मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी। सिर्फ यही नहीं, मिलिट्री कोर्ट के केस में जस्टिस याया अफरीदी जो अभी तक उस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इस केस की इब्तिदाई समाअत के बाद अपने नोट में लिखा कि मेरे ख्याल में मौजूदा दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना इस हवाले से पहला मुनासिब कदम हो सकता है। इस तरह का कोई इकदाम उठाए बगैर मौजूदा बेंच कोई फैसला जारी करेगा तो उस फैसले को वो अहमियत नहीं मिलेगी जिसका वो हक रखता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि मौजूदा बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करें और ये दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भिजवा दें। यानी 2 जजेस ने बाकायदा इस केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जबकि 3 जजेस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस हवाले से कुछ नहीं किया और वो अपने जजेस के एतराज़ात के बावजूद केस की समाअत करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों की बात करें तो मखसूस बेंचेस बनाने का रिवाज जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर से शुरू नहीं हुआ। इसका आगाज़ गुज़िश्ता दहाई में हो गया था, मगर इसमें शिद्दत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में आ गई थी। नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा बेंच बना, जिसने मॉनिटरिंग जज लगाने की रिवायत कायम की, वो एक 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल तो शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बाद अहम सियासी केसेस में जितने भी मखसूस बेंचेस बने, उसमें बेशतर बेंचेस में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल थे। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला भी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही तहरीर किया था और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अहम सियासी केसेस में ऐसे बेंचेस बनाए जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेशतर बेंचेस का हिस्सा रहे। और अगर कुछ केसेस में उनके अलावा दीगर जजेस चीफ जस्टिस के साथ अगर किसी अहम केस के बेंच में शामिल भी होते थे तो वो अकलियत में होते थे और फिर या तो वो एतराज़ करके बेंच से अलहदा होते रहे या फिर वो बेंच का हिस्सा होते हुए अकलियती फैसले तहरीर करते रहे। इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल के बतौर जज और फिर बतौर चीफ जस्टिस कुछ केसेस का जायजा लेते हैं। पनामा केस के बाद फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुतराज़ फैसला दिया, जिसका मकसद बज़ाहिर नवाज शरीफ को सियासत से ही बाहर रखना था और वो फैसला था कि जो शख्स आर्टिकल 62 या 63 के तहत नाअहल हुआ हो वो पार्टी का सदर नहीं रह सकता। और फैसला देने वाले बेंच के जो रुकन थे वो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन थे। फिर नवाज शरीफ की सियासत का रास्ता मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 को एक और मुतनाज़ फैसला दिया और वो फैसला था कि जो शख्स आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहल हुआ हो उसकी नाअहली ताहयात रहेगी। जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उसके अरकान में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस सज्जाद अली शाह शामिल थे। इसी तरह जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दियामीर बादशाह और मोहम्मद डैम के लिए फंड कायम करने से मुतालिक एक मुतनाज़ फैसला दिया और जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उस बेंच के अरकान में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसी तरह दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया और फैसला देने वाले जो जजेस थे उसमें जस्टिस साकिब निसार,
जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। इसके अलावा दिसंबर 2018 में जुल्फी बुखारी की नाअहली के हवाले से दरख्वास्त दायर हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उस बेंच के अरकान में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे। इसी तरह अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो दायरा कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इसके अलावा मार्च 2021 में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक राय मांगी गई कि क्या आइन के मुताबिक इन इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए या ओपन बैलेट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होने चाहिए, मगर फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था और सदारती रेफरेंस को वापस कर दिया था। इसी तरह अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर कौमी असम्बली की तहलील को गैर आइनी करार दिया और फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल थे। इसी तरह मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस ले लिया और यह खुद नोटिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक जज की सिफारिश पर लिया और इस हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इसी तरह मई 2022 में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ जिसमें पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे या उन्हें गिना जाएगा, इस हवाले से राय मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक मुतनाज़ फैसला दिया और करार दिया कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे। जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस हवाले से इख्तिलाफी नोट लिखा और इस फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। इसी तरह मई 2022 में तहरीक इंसाफ को डी चौक पर एहतजाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पैरवी न करने पर जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर हुआ तो इस हवाले से जो बेंच बना उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। और जस्टिस याया अफरीदी ने इस केस में अपना माइंड वाज़ेह किया कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन बेंच के बाकी अरकान इस मामले को दबा कर बैठ गए और आज तक इस केस का फैसला ही नहीं हो सका है क्योंकि इस केस को समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर ही नहीं किया गया है। इसके अलावा जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया और जो वोट पार्टी लाइन के खिलाफ परवेज इलाही के हक में दिए गए उन्हें तस्लीम करके परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला करार दे दिया गया। फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसी तरह मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए खुद नोटिस लिया और जो बेंच बनाया गया उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। अब जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हुकूमती एतराज़ के बाद बेंच से अलहदा हो गए, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इस केस में सू मोटो लेने पर इख्तिलाफ किया और केस ही मुस्तरद कर दिया और फिर इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर ली गई। 7 जजेस में से 3 ने कहा कि अक्सरियती फैसला हमारा है और 3 ने कहा कि अक्सरियती फैसला हमारा है और यूं इस केस में 4-3 और 3-2 का तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर अप्रैल 2023 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन की तारीख रखने के फैसले को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया और खुद पंजाब में 14 मई को इलेक्शन की तारीख रख दी, जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। और इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल कर दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को बातचीत के जरिए एक मुत्तफिका इलेक्शन की तारीख तय करने का फैसला जारी किया और फैसला जारी करने वाले बेंच में एक बार फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फिर मई 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। फिर जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानून जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर को गैर कानूनी करार देने से मुताल्लिक अपना फैसला महफूज किया। जिस बेंच ने यह फैसला महफूज किया और बाद में जाकर उसे कलअदम करार दिया उसमें भी
चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से बेशतर केसेस में कुछ मखसूस जजेस को ही बेंच में देखा गया और उन जजेस की तरफ से ऐसे फैसले दिए गए जिनको वो आगे जाकर खुद भी दिफा नहीं कर सके। अक्टूबर 2022 में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और खुद रिमार्क देते हुए कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। अब आम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को ड्रैकोनियन यानी जालिमाना करार दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी भी अवामी ओहदेदार की जो नाअहली होती है उसकी मुद्दत कितनी होगी, आइन में इस हवाले से कुछ नहीं लिखा है। आइन ने सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए किसी भी शख्स को सादिक और अमीन होना चाहिए और ये नहीं लिखा कि ऐसा ना होने की सूरत में वो ताहयात नाअहल हो जाएगा, जबकि ताहयात नाअहली का फैसला खुद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने तहरीर किया था, जिसे बाद में खुद उन्होंने जालिमाना करार दे दिया। जिस पर फैसला दिया था उसके नतीजे में नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो गए थे। इसके अलावा जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का माहौल बन रहा था और उनके अरकान मुनहरिफ हो रहे थे, तो सदर आरिफ अलवी ने इनहराफ से मुताल्लिक आर्टिकल 63 की तशरीह करने के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा। मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 3-2 के तनासुब से आर्टिकल 63 पर राय दी और करार दिया कि पार्टी के मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार नहीं किया जाएगा। उस फैसले में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया था और इसे आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ करार दिया था। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूद जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। सिर्फ यही नहीं, खुद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जिन्होंने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने की राय दी थी, उनके 24 मार्च 2022 को सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए थे कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत काउंट होगा। वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। यानी पहले खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट काउंट ना करना तौहीन आमेज है और फिर खुद चीफ जस्टिस ने ही मुख्तसर फैसला सुना दिया और करार दे दिया कि मुनहरिफ अरकान का दिया गया वोट तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर इस फैसले से हमजा शहबाज की वजारत आला से मुतालिक भी तनाज़ा खड़ा हो गया। 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले का सहारा लेकर काफ लीग के 10 वोट्स को मुस्तरद कर दिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का खत मिला है, जिसमें उन्होंने हिदायत की है कि नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिया जाए। पार्टी अरकान ने पार्टी सदर की हिदायत से इनहराफ किया है, इसलिए उनका वोट शुमार नहीं होगा। नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत वकला की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का माजी का फैसला है जो जस्टिस अजमत शहीद ने तहरीर किया था, जिसमें करार दिया गया था कि पार्टी सदर को वोट डलवाने का इख्तियार हासिल है और उसमें खुद जस्टिस उमर बंदियाल के भी दस्तखत मौजूद हैं। मगर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया और वाज़ेह किया कि जस्टिस अजमत सईद शेख का जो फैसला था वो बाइंडिंग नहीं था, वो पासिंग रिमार्क्स थे और अगर जज ने नादानिस्ता तौर पर कानून का गलत जायज़ा लिया है तो उनके पास ही इख्तियार है कि वो बाद में अपनी दानिश में आज़ाद जहन के साथ कानून की दुरुस्त तशरीह कर सकते हैं। यानी चीफ जस्टिस उमर बंदियाल और उनके हम ख्याल जजेस ने वक्त और बदलते हालात के साथ नए नए कानूनी जवाब फराहम किए और नित नए फैसले दिए, जिसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर किया बल्कि मुल्क की सियासत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब किए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंचेस की तरफ से अलग अलग फैसलों में अलग अलग कानूनी फ़लसफ़े अख्तियार करने की एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। 11 अगस्त 2023 को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए कानून रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया, जबकि इसी बेंच ने मई 2022 को सदारती रेफरेंस पर यह फैसला दिया कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ अगर किसी असेंबली में वोट कास्ट किया जाएगा तो उसे गिना नहीं जाएगा। और इन दोनों फैसलों का जायजा लेते हुए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की लीगल एडवाइजर बराए साउथ एशिया रीमा उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किस तरह चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिर्फ एक साल में आईनी तशरीह के मुख्तलिफ नज़रियात पर अपनी पॉलिसी बदली और बज़ाहिर ये अपने सामने मुकदमात में मखसूस नताइज हासिल करने के लिए किया गया। रीमा उमर ने मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले पर तबसरा करते हुए लिखा कि मई 2022 में जब इन जजेस ने आर्टिकल 63A को इस मकसद के साथ पढ़ा ताकि उसका ये मतलब निकाला जाए कि पार्टी लाइन के खिलाफ डाले गए वोटों को मुस्तरद कर दिया जाए जो आइन में मौजूद मतन के वाज़े बरक्स था, तो इन जजेस ने यह फैसला दिया कि आइन तो एक जिंदा दस्तावेज है,
इससे एक डायनामिक अंदाज में रुजू किया जाना चाहिए जो वक्त के साथ बदलता रहता है। रीमा उमर ने अदालत के फैसले पर तबसरा करते हुए लिखा कि अदालत ने अपने इस फैसले में यह करार दिया कि अदालत आइन बनाने वालों की नियत की पाबंद नहीं है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स को कलअदम करार देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया कि अगर आइन बनाने वाले नजरसानी की दरख्वास्त को वसी माने देना चाहते तो वो वाज़े तौर पर यह कह देते। रीमा उमर ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि 3 रुकनी बेंच ने अपने इस फैसले में यह करार दे दिया कि पार्लियामेंट आइन बनाने वालों की नियत की पाबंद है। यानी जहां 63A के मामले में आइन का मतन वाज़े था तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि आइन तो एक जिंदा दस्तावेज है और बदलते वक्त के साथ उसकी समझ बूझ और तशरीह बदलती रहती है, और फिर खुद से आइन की तशरीह करके यह करार दे दिया कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ डाले गए वोट को मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के कानून को कलअदम करार देने के लिए यही 3 रुकनी बेंच इस फलसफे से पीछे हट गया और करार दे दिया कि आइन की सादा रीडिंग से वाज़े है कि आइन बनाने वालों ने आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर अपील का हक नहीं दिया और आम कानून साजी के जरिए अपील का हक देना आइन में तरमीम के मुतरादिफ होगा। इन 2 फैसलों में 3 रुकनी बेंच ने 2 मुख्तलिफ फ़लसफ़ों का सहारा लिया और दोनों फ़लसफ़े एक दूसरे से मुतसादिम हैं, मगर जजेस वही 3 हैं। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में एक ऐसे केस का भी फैसला हुआ जो बाकायदा अदालती मुदाखलत की एक बड़ी मिसाल बन गया और तारीख में पहली बार ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि इस केस में अक्सरियती फैसला हमारा है, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि अक्सरियती फैसला हमारा है। और कानून के मजाक का आलम तो यह है कि आज तक ये साबित नहीं हो सका है कि उस केस में अक्सरियती फैसला आखिर है किसका। सिर्फ यही नहीं है, वो केस था जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने ना सिर्फ अपनी अदालत में अपनी रिट खोई बल्कि हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया है। रवा साल जनवरी के महीने में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला किया तो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने खुलकर इस फैसले की मुखालफत की। यह भी कहा कि 99% अरकान नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली टूटे, लेकिन फिर भी इमरान खान के दबाव पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने 12 जनवरी को पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए थे और 14 जनवरी को असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई थी। और फिर 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए अचानक पंजाब में मुमकिना तौर पर वक्त पर इंतखाबात ना होने पर तशवीश का इजहार किया और मामला आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। हालांकि ये मामला उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समात था और समात किसी और केस की ये दोनों जजेस कर रहे थे और केस कोई और उठा दिया। फिर इसी दौरान चौधरी परवेज़ इलाही की एक आला अदालती शख्सियत से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आई, जिसके बाद दीगर ऑडियोज़ भी सामने आ गई। इल्ज़ाम लगा कि ये परवेज़ इलाही की सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से बातचीत की ऑडियो है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने ही जस्टिस एजाजुल अहसन के साथ मिलकर अचानक एक दूसरे केस की समाअत के दौरान पंजाब में इंतखाबात का मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया था। और फिर 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के नोट पर खुद नोटिस लेते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असेंबलियों की तहलील से मुतालिक सवालात उठाए थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी खुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया था कि क्या असेंबलियाँ किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। 24 फरवरी की समाअत में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा किया। इसी दिन जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक से मुकालमा किया था कि मिस्टर नाइक, आपका क्या ख्याल है, क्यों ना ये मामला फुल कोर्ट सुने। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, लेकिन फिर 25 और 26 फरवरी यानी हफ्ते और इतवार को समाअत नहीं हुई और फिर 27 फरवरी की सुबह तहरीरी हुक्मनामा आ गया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और 31 मार्च को जस्टिस याया अफरीदी ने अपने फैसले की तफसीली वजूहात जारी करते हुए लिखा था कि पहली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थीं और दूसरी बात यह है कि दोनों हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत इन केसेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता था। बादियुन नज़र में अगर आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ज़ेर समाअत हो
तो सुप्रीम कोर्ट को अपना दायरा कार इस्तेमाल करने से गुरेज का मुजाहरा करना चाहिए। मेरी ये पुख्ता राय है कि फरीकैन के अपील के हक को महफूज रखने के लिए अदालती दायरा कार के इस्तेमाल में गुरेज के उसूल का एहतराम किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसलिए अदालत के सामने मौजूद इन 3 पटिशन्स पर इस मरहले पर समाअत नहीं की जानी चाहिए। ये दरख्वास्तें क़ब्ल अज़ वक्त और नाकाबिल समाअत हैं, लिहाजा मैं इन दरख्वास्तों को क़ब्ल अज़ वक्त होने की वजह से नाकाबिल समाअत करार देने का फैसला देता हूँ। मज़कूरा वजूहात की बिना पर इस अदालत के सामने ज़ेर समाअत ये सू मोटो केस और बाकी दरख्वास्तें इस मरहले पर काबिल समाअत नहीं हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस हवाले से अपने नोट में लिखा था कि मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज़ भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ख़ासतौर पर दरख्वास्तों और सू मोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के फैसले से हतमी नतीजे से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया और ना ही मेरे पास खुद को बेंच से अलहदा करने का कोई वजूहात मौजूद थी। इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो अवामी एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और अवामी एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसी सूरत फराहम किया जा सकता है जब सियासी मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए और अवामी एतमाद उस वक्त मजरू हो जाएगा जब अदालत एक सियासी फरीक के तौर पर नजर आएगी और उसके जजेस अदालती लिबास में सियासतदान के तौर पर नजर आएंगे। ये एक जज ने साथ ही जजेस के बारे में कहा। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी के फैसलों से इत्तफाक करते हुए उन्हें अपने दिए गए फैसलों के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला करार दे दिया और उसको नोटिस खारिज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मौजूद जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सू मोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है। जबकि हमारे मौजूद 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसे बेंच का सरबरा बनाता है वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक वन मैन शो चलाने का इख्तियार न सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के भी खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जबकि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नज़रसानी की ज़रूरत है क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है। यानी इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पर साथी जजेस को साइडलाइन करने, अपना फैसला मुसल्लत करने का इल्ज़ाम लगाया, वन मैन शो चलाने का इल्ज़ाम लगाया। खुद साथी जजेस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस वन मैन शो के जरिए सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं और यूँ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिमायत खो बैठे बल्कि मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की रिट भी मुतासिर हो गई। वफाकी हुकूमत जो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करे, उसने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया और मुल्क में एक अजीब गहमा गहमी की कैफियत पैदा हो गई जो अब तक बरकरार है। और इसी वजह से जस्टिस उमरता बंदियाल का नाम पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन जजेस और फिर चीफ जस्टिस की फहरिस्त में शामिल हो गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तारीख की कमज़ोर तरीन सुप्रीम कोर्ट है और सियासी केसेस में मसरूफ़ रहते रहते सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा केसेस में 1570 नए केसेस का इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 तक पहुंच गई। और खबर के मुताबिक 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे ज़्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस का रिकॉर्ड कायम किया वो रवा साल जुलाई का महीना था, जिसमें ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 54,965 तक पहुंच गई थी। जब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ओहदा संभाला था तो उस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 53,964 थी, जो अगस्त के महीने तक 56,544 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2016 से लेकर जून 2023 तक 4 चीफ जस्टिस के दौर में आज तक जिन अहम केसेस का फैसला हो चुका है और उन केसेस में मौजूदा 7 सीनियर जजेस में से कौन से जजेस कितने केसेस का हिस्सा रहे हैं, इस हवाले से बासिम रजा, यासिर कुरैशी और सलाहुद्दीन अहमद की एक अहम तहकीक शाया हुई है, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि किस तरह इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस में सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया और बेशतर केसेस मखसूस जजेस के सामने रखे गए। आज रोज़नामा द न्यूज़ में शाया होने वाली उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 साल में 4 चीफ जस्टिस के अदवार में 1957 रिपोर्टेड केसेस का जायज़ा लिया
उसमें हमने 134 अहम केसेस का भी जायजा लिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन सबसे ज़्यादा यानी 63 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस उमरता बंदियाल 52 केसेस का, जस्टिस मुनीब अख्तर 22 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस काजी फाइजी सिर्फ 11 केसेस का, जस्टिस आया अफरीदी 10 केसेस का और जस्टिस मंसूर अली शाह 9 केसेस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सिर्फ 7 केसेस का हिस्सा रहे। इसी तरह इस दौरान 1823 गैर अहम सियासी केसेस का फैसला करने में जस्टिस एजाजुल एहसन सबसे ज़्यादा 372 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस उमरता बंदियाल दूसरे नंबर पर यानी 315 केसेस का हिस्सा रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह 302, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद 241 केसेस और जस्टिस काजी फाइजी साहब 199 केसेस का हिस्सा रहे। यानी गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 1957 अहम सियासी और गैर अहम सियासी केसेस में भी सर फहरिस्त 2 जजेस का नाम है और वो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमरता बंदियाल। और गैर सियासी केसेस के मुकाबले में सियासी केसेस में इन दोनों जजेस का नाम बहुत आगे और तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर है और बाकी जजेस बहुत पीछे हैं। यानी अहम सियासी केसेस में चीफ जस्टिस की तरफ से जस्टिस एजाजुल एहसन को किसी भी बेंच में शामिल करने का इम्कान जस्टिस सरदार तारिक मसूद से 9 गुना ज़्यादा रहा। बासिम रज़ा, यासिर कुरैशी और सलाउद्दीन अहमद साहब की जो तहकीक थी वो हमने आपके सामने रखी है। हमारे साथ खुद सलाउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम तहकीक है आप लोगों की जो हक़ाइक़ हैं। अब इसमें मसला है कि जो गैर सियासी केसेस हैं उसमें भी एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस उमरता बंदियाल साहब बहुत आगे हैं और जो सियासी केसेस हैं उसमें भी वो बहुत आगे हैं, मगर सियासी केसेस का जो फ़र्क है दीगर जजेस के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन पॉलिटिकल केसेस। ये जो कुछ हुआ जिसका आपने तज्जिया भी किया ज़ाहिर पिछले 5-6 सालों में मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के अदवार में, ये इसलिए हुआ कि जजेस के आपस के अख्तलाफात थे, आपस के नज़रियाती अख्तलाफात थे, या जो अपना सियासी रुझान था मुख्तलिफ चीफ जस्टिस का और उनके साथ मुंसलिक हम ख्याल जजेस का, उसकी वजह से ये हुआ? देखें, इसमें जो बेंच 2 तरीके होते हैं कि एक जज सियासी केसेस में ज़्यादा अपीयर हो, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस बेंच में शामिल हो, या तो चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच बनाते हैं। केसेस की असाइनमेंट भी जो होती है वो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार होता है, तो वो अगर कोई एक बेंच बना दें और तमाम तर सियासी नौइयत के केसेस वहाँ फिक्स हो जाएं तो फिर चंद मखसूस जजेस की फिर सियासी केसेस में शमूलियत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि सियासी नौइयत का कोई केस आए तो उसमें कोई स्पेशल बेंच, जिस तरह हमने कई मरतबा देखा है, स्पेशल बेंच तश्कील दी जाती है, उसमें अगर चंद मखसूस जजेस को बारहा फेवर किया जाए तो ये फिर ट्रेंड नज़र आता है। उसकी क्या वजूहात हैं वो बेसिकली तो स्पेक्यूलेशन है, मगर एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये है कि चंद चीफ जस्टिसेस जो हैं वो अपनी जो आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस हैं, जो अपनी जो अपना नज़रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ सियासी केसेस में चंद जज साहिबान को प्रेफर करते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, ये भी है कि आपस में दरारें हों, मगर बहरहाल ये चीज़ें तो नेचुरली जो मोटिव है उस पे तो स्पेकुलेशन है, मगर जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बड़े वाज़े हैं कि वो दिखाते हैं कि सियासी नौइयत के केसेस में चंद जज साहिबान जो हैं वो 9-10 गुना ज़्यादा शामिल किए जाते हैं, और जबकि गैर सियासी केसेस में फ़र्क 1-1.5 का है। तो वो जो स्टेटिस्टिकल जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्टार्क है। मतलब और ये फ़र्क जो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं उनके क्या टेन्योर में ज़्यादा बढ़ा, और ये जो तकसीम है, क्योंकि ज़ाहिर पहले तो बाहर से तनकीद होती थी, आप बार्स की हद तक तनकीद करते थे, वकला तंजीमें तनकीद करती थी, तज्ज़ियाकार तनकीद करते थे, मगर बेंच के अंदर से जो तनकीद आई कि जी आप वन मैन शो चला रहे हैं, जजेस के लिबास में सियासतदान नहीं होने चाहिए, इख्तियारात को देखना चाहिए, पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, ये नोयत यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँची है, या खुद जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का कंडक्ट ऐसा था कि ये होना ही था, उनकी वजह से हुआ?
देखिए, ये सिर्फ हमने 4 चीफ जस्टिसेस के टेन्योर्स, मोजेस चीफ जस्टिसेस के टेन्योर्स कवर किए हैं। साकिब निसार साहब का, आसिफ खोसा साहब का, गुलजार साहब का और बंदयाल साहब का अंटिल जून, आखिरी 3 महीने डेटा में नहीं थे। तो उसमें सिर्फ एक आसिफ खोसा साहब का जो टेन्योर था उसमें कोई वाजे कोई प्रेफरेंस नज़र नहीं आती। बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके टेन्योर्स में डेफिनेटली एक स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है बेंच की सिलेक्शन में। तो वहाँ ये ट्रेंड बंदयाल साहब से शुरू नहीं हुआ, ट्रेंड तो पुराना है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जब चीज़ें बढ़ती गईं, लोग पहले दबे दबे अल्फाजों में बात करते थे, फिर आपने देखा चौक पे भी इस पे तकरीरें होती थी, एक नया टर्म बना दिया गया, हम ख्याल जजेस वगैरह। तो वो मंजर आम पे शायद अभी आया है, मगर ये ट्रेंड आज का नहीं है। सब और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? आप लोगों ने अपनी तहकीक में भारत की मिसाल दी कि जहां कुछ जजेस ने, जो चीफ जस्टिस जब इस तरह कर रहे थे, अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर एक तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, मगर बाद में उन्हीं एहतजाज करने वालों में से जब एक जज खुद चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने भी उस रिवायत ही को आगे बढ़ाया, ख़त्म नहीं किया। अब ज़ाहिर है फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक की जाए, मामला ठीक किए जाए। देखिए, एक तो जो रिफॉर्म की अटेम्प्ट थी, वो तो पार्लियामेंट ने कोशिश की कि ये इख्तियारात सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब के हाथ में ना दिए जाएं, बल्कि वो सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी हो जो वो करे। तो एक तो अटेम्प्ट पार्लियामेंट की तरफ से आई। दूसरी, जो अगर कोर्ट खुद भी करना चाहे तो बहुत उसमें तरीके हैं। कई और ममालिक में मसलन ऐसे होता है कि बेंचेस जो हैं वो रैंडमली बनाई जाती हैं और जो केसेस उनके सामने फिक्स किए जाते हैं वो भी रैंडमली फिक्स किए जाते हैं, और उस तरीके से फिर कोई उंगली उठा नहीं सकता कि आपने फलां किस्म के केसेस सिर्फ उस जज साहब के पास देते हैं। उससे जजेस की भी रेपुटेशन प्रोटेक्ट होती है। बेशक आप बेंचेस जब आप बना रहे हों तो आप केयरफुली बना लें, अगर आपने रैंडमली नहीं बनाने तो आप केयरफुली बना लें कि हर बेंच पे कोई क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट भी हो, टैक्स लॉ का भी एक्सपर्ट हो। 4-4, 5-5 लोगों के जज साहिबान के बेंचेस आप बना दें, उसके बाद आप रैंडमली भी केसेस कर सकते हैं। मगर जो मौजूदा तरीक़ेकार है उस पर मैं समझता हूँ जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो सही हैं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से डॉलर्स की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन के ऐलान के बाद रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। 20 दिनों के बाद आज डॉलर एक बार फिर 300 रुपए से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे कम होकर 299 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपये पर फरोख्त हो रहा था, जिसके बाद ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के रेट में फ़र्क गुज़िश्ता हफ्ते के 10% से कम होकर अब तकरीबन 0 पर आ गया है। एक्सचेंज कंपनीज और मार्केट पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का मानना है कि रुपए की कदर में यह बेहतरी इंतजामिया की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का नतीजा है, जबकि करेंसी डीलर्स का कहना है कि इस वक्त मार्केट में डॉलर्स बेचने वाले ज़्यादा और ख़रीदने वाले कम हैं। रुपए की कदर में इस्तेहकाम से तरसीलात दर में भी बेहतरी की तवक्को की जा रही है, जो गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल कम होती रही हैं। स्टेट बैंक के गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त में 2 अरब 9 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात दर पाकिस्तान आई थी, जो जुलाई की 2 अरब 2 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात दर से सिर्फ 3% ज़्यादा है, जबकि रवा माली साल के इब्तिदाई 2 माह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलात दर में तकरीबन 22% की कमी आई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।